टॉप 10 बुक्स ऑफ साइकोलॉजी यू मस्ट रीड, जिसमें से पहला आता है कि एज अ मैन थिंकिंग। ये क्यों पढ़ना चाहिए? ये इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि जब आप इस बुक को पढ़ रहे होगे ना, तो इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज मिलेंगी, जो कि बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं धम्मपद, उसके मैक्सिमम वर्सेस जैसे कि बिल्कुल मोस्टली कॉपीड लगते हैं। और दूसरा, स्वामी विवेकानंद के जो टीचिंग्स थे उससे भी बहुत ज़्यादा मैच करता है। पढ़ते वक्त मुझे इन दोनों की बहुत ज़्यादा याद आई। तो एज अ मैन थिंक इट आप इसलिए पढ़ सकते हो कि क्योंकि इसमें ऑथर ये बताते हैं कि कैसे हमारे जो थॉट्स होते हैं ना, वो हमारे प्रेजेंट को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, और हमारे थॉट्स की वजह से ही हम अपना फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं, और जिसकी वजह से वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो थॉट्स के बारे में इनके बहुत सारे अलग अलग कोट्स थे, और जैसे आप सोचते हो वैसे ही आप बन जाते हो, सेम कोट था स्वामी विवेकानंद का। तो इसलिए ये बुक आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये सेल्फ हेल्प की बुक है और ये बहुत अच्छी बुक है, जो कि एक फिलोसॉफिकल बुक भी है, साइकोलॉजिकल बुक भी है। मुझे बहुत अच्छी लगी, डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट, नंबर 2, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इस बुक में क्या है कि हाउ पीपल थिंक, उनके इमोशंस, और जो कुछ लोग ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, जैसे डिविंची को ले लें, कुछ लोग कम क्रिएटिव होते हैं, उस एरिया में नहीं होते, जैसे कि चाहे वो पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, स्केचिंग हो, या फिर कोई नया प्रोडक्ट क्रिएट करना, कुछ भी हो। क्रिएटिविटी की जब बात आती है कि थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, तो उसमें तो आइंस्टीन भी आएंगे, क्योंकि वो भी बहुत क्रिएटिव थे। तो ये जो क्वालिटी है क्रिएटिविटी की, वो कुछ लोगों में थोड़ी ज़्यादा होती है और कुछ लोगों में थोड़ी कम होती है। तो उसकी क्या असली वजह होती है, कभी जेनेटिक है और कभी जो है साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं। तो वो अच्छे से इस बुक में समझाया है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कुछ लोग में बहुत अच्छी है, कुछ लोग में अच्छी नहीं होती है। कुछ लोग हर वक्त बहुत कंफ्यूजिंग नेचर के होते हैं, और कुछ लोग उतने कंफ्यूजिंग नेचर नहीं होते, उनका सब कुछ बहुत क्लियर कट होता है कि हाँ, ये पाथ है, ये रोड मैप है, ऐसे ऐसे ही लाइफ जाने वाली है। और कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं म्यूजिक में, और कुछ लोग बिल्कुल भी खराब हो जाते हैं म्यूजिक में, उनका म्यूजिक में उतना मन नहीं लगता, और वो ट्राई भी करते हैं तो वो उतना आगे नहीं जा पाते हैं। कुछ लोग मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग आर्ट्स में बहुत अच्छे हैं। तो ये सब की असली वजह क्या है, ये बुक उसके बारे में बात करता है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक। नंबर 3, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। नथिंग is life is as important as you think it is while you are thinking about it all the time। ये कोट था कि जिंदगी में ना कुछ भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना कि आप सोच सोच के उसको उतना इंपॉर्टेंट बना लेते हो। वही चीज किसी और से जाके पूछोगे ना कि तो इंसान हंसने लगेगा, अरे यार इतना इंपॉर्टेंट थोड़ी है जितना तुम उसको समझ रहे हो। तो अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, उसके हिसाब से इंसान उस तरीके से थॉट के हिसाब से उस एक पर्टिकुलर ड्रीम को बहुत ज्यादा तवज्जो देता है, इंपॉर्टेंस देता है। और इसमें ऑथर ये बात करते हैं कि बिहेवियर जो है वो डिटरमाइन कैसे होता है। एक होता है कॉन्शियस एफर्ट, एक होता है ऑटोमेटिक मोड। तो जब इंसान ऑटोमेटिक मोड पे चला जाता है तो वो तो थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में ये है कि जैसे बिहेवियर जो है ना, वो दो तरीके से डिटरमाइन होता है। पहला है कॉन्शियस मोड, दूसरा है ऑटोमेटिक मोड। तो कॉन्शियस मोड में ये हो जाता है कि जब आप कॉन्शियसली बैठ के अपना टू डू लिस्ट बनाते हो, जब कॉन्शियसली बैठ के अपना प्रॉपर रोड मैप बना के देखते हो कि विजन क्या है आपका ना, ड्रीम्स क्या है आपके, उसमें क्या होता है कि वो आप कॉन्शियसली डिसाइड कर रहे हो। और एक ऑटोमेटिक मोड हो जाता है, जैसे कि आप जो काम बिना सोचे समझे करने लग जाते हो, चाहे वो अच्छी है, कभी कभी ऑटोमेटिक हो जाता है। टाइम वेस्ट करना ये भी ऑटोमेटिक हो जाता है, और कभी कभी डेली एक्सरसाइज करना भी ये ऑटोमेटिक हो सकता है अगर आप बहुत ज्यादा पंक्चुअल हो इस चीज को लेके। तो आप देख रहे हो ना कैसे कि जब ऑटोमेटिक मोड जब एक्टिव हो जाता है, उसकी वजह से वो अगर अच्छा है तो बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, लेकिन अगर वो बुरी हैबिट है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट बुरा पड़ने वाला है। और इस पे हमने इसी चैनल पे बात करी है कि पावर ऑफ नाउ और पावर ऑफ हैबिट पे, उस वीडियो को आप देख सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ब्रेन हमारा जो है वो बहुत लेजी है, जो कि बहुत सारे अलग अलग साइकोलॉजिकल रिसर्च से पता चला है। इसी बुक में उन्होंने ऑथर ने अच्छे से उसको कोट किया है, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में। फिर उसके बाद है कि व्हाइल मेकिंग डिसीजंस अबाउट मनी, इमोशंस को ना बाहर छोड़ के आना, क्योंकि मनी मैटर्स में अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगोगे ना, तो जब बात आएगी रैशनल डिसीजन लेने की, उस वक्त आप उस तरीके से उतने अच्छे से नहीं ले सकते एज कम्पेयर टू द पर्सन जो बहुत ज्यादा रैशनल है। और रैशनलाइज, अगर हम रैशनल पर्सन की बातें कर रहे हैं तो जैसे आयन रैंड को आपने पढ़ा होगा, उसमें वो ये सेम चीज वो भी यही बोलती है कि क्या एक रैशनल इंसान ही, अगर सेल्फिशनेस वर्च्यू है तो जो इंसान रैशनल होगा वही इंसान अपने ऊपर सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान देगा। और जब इंसान एक इंडिविजुअल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो इंडिविजुअल अगर सुधर जाता है, उसकी वजह से समाज अपने आप सुधर जाता है।
इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट बुक है माइंडसेट, तो कैरल ने लिखा है। इसमें वो ये बताती हैं कि कैसे 2 तरीके की माइंडसेट होती है। पहला ये है कि फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड मतलब जो लोग बहुत रिजिड पर्सनालिटी जिनकी होती है, मोस्टली ये 35 के बाद देखने मिलता है, पर क्योंकि ये इंडिया है तो यहाँ अक्सर 20-25 वाले भी बहुत रिजिड हो जाते हैं। तो फिक्स्ड माइंडसेट इन द सेंस जैसे वो ऐसे दिखाएंगे ना कि उन्होंने पूरी दुनिया देखी है और उनको सब पता है। आप उनसे कुछ भी कह के देखो, जैसे कोई 22 या 21-22 एज है, कोई एक इंडिविजुअल से आप जाके कहो कि यार ये चीजें हैं, क्यों नहीं एक्सप्लोर करते, क्यों नहीं गिटार सीखते, क्यों नहीं कोई डांसिंग क्लास ले लो, तो क्या रहे, चलो हटो, ये सब मुझे नहीं करना। तो ये क्या कर रहे हैं, ये है फिक्स्ड माइंडसेट कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हो आप कुछ और एक्सप्लोर कर ही नहीं सकते। तो इसलिए क्योंकि आप करना चाहते ही नहीं हो, तो अगर विल ही नहीं है तो बात वहीं खत्म हो जाती है। तो इसलिए फिक्स्ड माइंडसेट इंसान के ग्रोथ में बाधा बनता है। ग्रोथ माइंडसेट में वो ये बोलती है कि जैसे ग्रोथ माइंडसेट इन द सेंस सबको पता होगा, आपको भी पता है, बताने की जरूरत नहीं होती है, पर फिर भी कि इंसान देखता है कि अलग अलग जगह अपॉर्चुनिटीज क्या है। ठीक है, क्या हुआ अगर मैथमेटिक्स पढ़ाई करी है तो अगर फ्री टाइम में थोड़ा फाइनेंस सीख लेते हैं, क्योंकि वहां से आता है फाइनेंशियल लिटरेसी। फिर वहां से आप अपने ही मनी को कैसे मैनेज करना होता है, मनी मैनेजमेंट, वो भी आप सीख जाते हो। और फ्री टाइम में थोड़ा सा क्रिएटिव बनो, थोड़ा मतलब म्यूजिक ट्राई कर सकते हो, लाइफ को थोड़ा स्पाइस अप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो जिसका ग्रोथ माइंडसेट है उसके पास ह्यूमर है, वो बहुत बिंदास पर्सनालिटी है और चिल रहता है वो इंसान, ठीक, तो वो उसके इंसान के आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू जो बहुत ज़्यादा रिजिड है और एक ही चीज़ को पकड़ के बैठ गए हैं। ग्रोथ माइंडसेट यही है कि कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, डेली लर्न करते रहो, साइड बाय साइड जो भी आप डेली का काम करते हो उसके साथ में। और नेक्स्ट है कि लर्न प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट एंड बी क्यूरियस जस्ट लाइक अ चाइल्ड। तो एक छोटे बच्चे की तरह बिल्कुल आपको क्यूरियस बनना है। उससे क्या होता है, सेम चीज आइंस्टाइन भी बोले थे कि जो इंसान क्यूरियस नहीं है वो इंसान क्रिएटिव बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो अगर जिसके अंदर चाइल्ड लाइक क्वालिटी है वो इंसान क्रिएटिव है। और उससे क्या हो जाता है कि अगर आप जितनी ज्यादा क्यूरियस हो ना, उतना एक तरीके से ये एक साइन होता है कि हाँ ये इंसान के पास ग्रोथ माइंडसेट है। नेक्स्ट बुक है कि इन्फ्लुएंस। उसमें ये है कि जैसे इन्फ्लुएंस साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन, किसी को मनाते कैसे हैं। उसमें ये है कि जैसे मे आई यूज दिस मशीन, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसमें जिन्होंने ये वाले सेंटेंस बोली थी कि मे आई यूज दिस मशीन, तो रिस्पॉन्स आया था 60% लोगों ने कहा था कि यस। लेकिन सेम सेंटेंस को जब उसमें थोड़े चेंजेस करे गए, जैसे मे आई यूज दिस मशीन बिकॉज, तो जब रीजन दिया गया कि ये वजह है, तो 93% लोगों ने कहा कि बिल्कुल यूज करिए। तो ये क्या है, सिर्फ बिकॉज वर्ड लगाने की वजह से 93% सक्सेस रेट बढ़ गया था। रीजन ये है कि हमारे ब्रेन को अगर आप कोई चीज ऐसे ही बोल देते हो ना कि हाँ ये चीजें हैं, लेकिन अगर बिकॉज लगाते हो, कोई एक असली रैशनल वजह देते हो, तो ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप किसी को परसुएट करना चाहते हो, वो इंसान मान जाएगा। ठीक, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि सब्सक्राइब कर दो, तो आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, लेकिन अगर आप चैनल पे जाके अलग अलग कंटेंट देखते हो, आपको लगेगा क्वालिटी कंटेंट है, आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दोगे। ठीक, रीजन इज पावरफुल, ट्रिगर होता है, ये पावर ऑफ हैबिट में भी था कि कैसे ट्रिगर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर है रेसिप्रोसिटी, आप फेवर करते हो। फिर है कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, कोई काम कर रहे हो ना तो ऐसा नहीं होता कि डे 1 किया और डे 7 आते आते छोड़ दिया। एक कमिटमेंट होना चाहिए, हैव फेथ इन योरसेल्फ, और उसको कंसिस्टेंटली रेगुलर करना होता है एटलीस्ट 6 महीने तक, जब तक कि वो ऑटोमेटिक मोड पे ना चला जाए। सोशल प्रूफ, और इसी में आ जाता है लाइकिंग। तो वी लाइक थिंग्स, अगर हम किसी चीज को पसंद करते हैं ना तो वो हम बार बार रिपीट करते हैं, तो उसी को बोल रहे हैं। और रिसोर्सेज स्कार्स में है, मीन्स रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो इस पूरे बुक में यही है कि साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन, आप किसी को मना कैसे सकते हो। नेक्स्ट है आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। इसमें क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स जो है वो हमें अंदर से ड्राइव करते हैं, कोई चीज इम्पॉसिबल है ना उसको भी अचीव कर सकते हैं। टोटल 5 इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स के बारे में बात करते हैं। पहला है क्यूरियोसिटी, वही चीज है जो इंसान क्यूरियस है, उसके पास ग्रोथ माइंडसेट है। नंबर 2 पैशन, अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर उसको लेके आप पैशनेट नहीं हो, आपका उस काम में मन नहीं लगेगा, आप कैसे भी करके वहां से भागना चाहोगे। जैसे कि अक्सर आपके साथ भी होगा, क्लासरूम से भागने का बहुत मन करता है, ठीक है, मेरे साथ भी हुआ है। नंबर 3 पर्पस, जो सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं रहा होगा उस सब्जेक्ट की बात हो रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपको स्टडीज पसंद नहीं है, इट्स जस्ट दैट जो बोरिंग पीरियड होता होगा उसकी बात हो रही है, पैशन। नंबर 3 पर्पस, तो जिसके पास एक डिफाइंड पर्पस होता है उसकी लाइफ अलग ही लेवल पे होती है। नेक्स्ट इज ऑटोनॉमी, नेक्स्ट इज मास्टरी। जिस भी एरिया में आप जा रहे हो ना वहां पे आपको एक्सीलेंस का पीछा करना है। अगर आप एक्सीलेंस तक पहुंच जाते हो, कि बिगिनर थे और एक्सीलेंस तक पहुंच गए हो, तो डेफिनेटली आप उस एरिया में एक तरीके से एक प्रॉपर प्रेजेंस आपकी होगी, आसपास आपके कोई नहीं आने वाला, क्योंकि आप उस एरिया में एकदम एक्सीलेंट लेवल पे हो।
नेक्स्ट इज 4 स्किल टू अचीव इम्पॉसिबल। कैसे आप अचीव कर सकते हो? पहला है कि इनर मोटिवेशन होने चाहिए, आउटर मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। कोई चिल्ला चिल्ला के आपसे बोल देगा आप कर सकते हो, अगले दिन फिर से वही कि नहीं हो पाएगा। इसलिए इनर गाइडेंस होनी चाहिए, इनर कॉलिंग आप फॉलो करोगे तो उससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म तक आप खेल सकते हो, जो भी आपके ड्रीम्स है उसको आप चेज करके हार्ड वर्क करके अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट इज लर्निंग, कीप ग्रोइंग। नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी, वो चीज आ जाती है। तो ये आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल, इस बुक को आप डेफिनेटली पढ़ो। नेक्स्ट है कि मिरर थिंकिंग में आ जाता है कि हाउ रोल मॉडल्स मेक अस ह्यूमन। तो कैसे इंसान अपने रोल मॉडल को देखता है आसपास की, किसके पास अथॉरिटी थोड़ी ज्यादा है, फिर उस इंसान को इंसान मतलब बिना सोचे समझे अनकॉन्शियसली मिरर करने लगता है और उसको पता भी नहीं होता है। तो मिरर थिंकिंग के बारे में बात करते हैं कि कैसे हम आसपास जो हमारा कल्चरल बैकग्राउंड है, जो हमारा ये जो कंट्री वाइज बैकग्राउंड होता है उसकी वजह से कैसे हम अपब्रिंगिंग की वजह से हमारे जो कंडीशंस होते हैं उनकी वजह से हम अलग अलग बिहेवियर्स को शो करते हैं। नेक्स्ट इज कि हाउ इमोशंस आर मेड। इस बुक में ऑथर ये बताते हैं कि इमोशंस कैसे बनते हैं। इमोशंस जो है वो कम्स फ्रॉम द रेप्टिलियन ब्रेन। ये सबने बिल्कुल एकदम प्रॉपर फेमस लाइन है कि इमोशंस कम फ्रॉम रेप्टिलियन ब्रेन और यूज आवर रैशनल ब्रेन। तो ये वो इस जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसको ये इनकार कर देती है। वो बोलती है कि ये रिसर्च पेपर जिसमें ये लिखा था ये काफी पुराना है और फिर से नए नए रिसर्च हुए हैं उसमें ये चीज को गलत साबित किया गया है। तो ये नहीं मानती हैं। और इमोशंस कहाँ से आते हैं उनका ये मानना है कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके उन्होंने कंक्लूड किया है साइकोलॉजिकल स्टडीज के बाद कि इमोशंस ना कल्चरल बिलीफ और बचपन से किस तरीके की कंडीशनिंग करके, इसकी वजह से आप देखोगे मिडिल ईस्ट के लोगों की कंडीशनिंग अलग है, इंडिया की अलग है, चाइना की अलग है और वेस्ट की एकदम अलग है। तो ये क्या है कि उनका ये मानना है कि कल्चरल बिलीफ जैसे होंगे वैसे वैसे आपके इमोशनली उतना रिएक्ट नहीं कर सकता। और सेम चीज है कि आपको अलग अलग रिलेशनशिप के बारे में क्या सिखाया गया है वो भी कंडीशनिंग का ही पार्ट होता है जो कि मीडिया करती है। नेक्स्ट इज इमोशंस आर बेस्ड ऑन सेंसरी इनपुट्स। जो इनपुट्स सेंसरी इनपुट्स आपके अंदर डाले गए हैं वो ही इमोशंस के रूप में बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ द कंस्ट्रक्टेड इमोशन। वो उनका ये मानना है ना कि इमोशंस कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं कल्चर के थ्रू और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो कि सोसाइटी में बनाए गए हैं। डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से बहुत ज्यादा ये ऑथर इंस्पायर्ड है और कई बार इनकी थ्योरी को डार्विन की थ्योरी को कोट भी करती है कि हर एनिमल्स ना वैरी करता है सटली डिपेंडिंग ऑन देयर एनवायरनमेंट। तो इंसान अपने एनवायरनमेंट की वजह से जो है वो है। इसमें सेम है कि जैसे अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो बायोलॉजी को ही क्या किया गया है कि थोड़ा मॉडिफाई करके उसको एग्जांपल्स के थ्रू समझाया गया है कि कैसे रैट पे एक्सपेरिमेंट है, कैसे हेजहॉग पे एक्सपेरिमेंट है और कैसे एक इंसान धीरे धीरे करके इवॉल्व हुआ है। तो मोस्टली इनके चैप्टर्स जीन पे और इवोल्यूशन पे डिपेंडेंट है। आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। सो हमने आज बात किया टोटल 10 बुक्स और जिसको आप डेफिनेटली ट्राई करो, पढ़ो और उसके बाद कौन सी अगर आपने इसमें से कोई भी बुक पढ़ा है तो आप बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक। और इन सारी बुक्स की अगर समरी चाहिए एनिमेटेड क्यूट एनिमेटेड फॉर्म में सो कमेंट में लिखना जिस बुक की चाहिए या सारी बुक की चाहिए। सो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज।